नमस्कार साथियों, वेदांत क्लासेज के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। विद्यार्थियों, आज हम चर्चा करेंगे पॉक्सो एक्ट के बारे में। और पॉक्सो एक्ट पर हमारी 2 क्लास हो चुकी है। आज तीसरे नंबर की क्लास है। तीसरे नंबर की क्लास में विद्यार्थियों हम अध्याय 7 से चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने अध्याय 1 से लेकर 6 तक देख लिया था। और इसमें जो धाराएं देख ली थी, हमने 27 धारा देख ली। टोटल जो चैप्टर आने वाले हैं अपने पास, वो कितने आने वाले हैं? 9 चैप्टर आएंगे। 9 चैप्टर में जो धाराएं आएगी वो 46 धाराएं आएगी। तो अभी तक तो हम कौन से नंबर पर पहुंच गए हैं? 7 नंबर चैप्टर पर पहुंच गए हैं, जिसका नाम है विशेष न्यायालय से संबंधित। इस चैप्टर का नाम है और इसमें धारा आएगी 28 से लेकर 32 तक। तो धारा 28 में क्या लिखा हुआ है कि विशेष न्यायालयों को अभिहित किया जाना, मतलब जो ये पॉक्सो एक्ट से रिलेटेड जो अपराध घटित होते हैं उनकी सुनवाई करने के लिए एक स्पेशल कोर्ट का गठन किया जाएगा। उस बारे में जो प्रावधान किया गया है वो धारा 28 में किया गया है। देख लेते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है कि त्वरित विचारण करने के लिए राज्य सरकार हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श से राजपत्र में एक अधिसूचना के द्वारा प्रत्येक जिले के लिए इस अधिनियम के अधीन अपराधों का विचारण करने के लिए किसी सेशन कोर्ट को एक विशेष न्यायालय होने के लिए अभिहित करेगी। इसके अलावा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2001 की धारा 67 में भी इसके बारे में उल्लेख कर रखा है। तो विशेष न्यायालय के बारे में देखो, मैं आपको बता देता हूँ। विशेष न्यायालय का मतलब है स्पेशल कोर्ट। और सुनवाई किसकी करेगा? ये पॉक्सो एक्ट से रिलेटेड जो मामले होंगे उसकी। लेकिन इसका गठन कैसे किया जाएगा? इसका गठन करेगा कौन? तो संबंधित राज्य सरकार। देखो, ये कानून तो बनाया किसने? केंद्र सरकार ने, संसद ने बनाया। लेकिन जो विशेष न्यायालय का गठन करेगा वो राज्य सरकार करेगी। जैसे राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में प्रत्येक जिले में इसका गठन किया जाएगा। तो कौन करेगा? राजस्थान सरकार। अब राजस्थान सरकार लेकिन अपनी मर्जी से नहीं कर सकती। उसके लिए जो राजस्थान हाईकोर्ट है, राजस्थान हाईकोर्ट कहाँ है? जोधपुर में। तो जोधपुर हाईकोर्ट जो है उसके जो चीफ जस्टिस है उससे पहले परामर्श लेगी। उसके बाद में राजस्थान सरकार की ओर से एक गजट नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। और गजट नोटिफिकेशन जारी होने के बाद में ही विद्यार्थियों इस विशेष अदालत, विशेष न्यायालय का गठन होगा। और प्रत्येक जिले स्तर पर होगा। कहां पर होगा? जिला स्तर पर होगा। वैसे तो प्रत्येक जिले में होगा, लेकिन अगर किसी जिले में अगर बाद में हम देखें मुकदमों की संख्या बढ़ जाती है तो ऐसी स्थिति में एक से अधिक भी हो सकते हैं। और जो सेशन कोर्ट होता है, प्रत्येक जिले में जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है उसको सेशन कोर्ट भी कहते हैं। आगे देखो, धारा 29 क्या कहती है? कतिपय अपराधों के बारे में उपधारणा। कतिपय अपराधों के बारे में उपधारणा। कतिपय का मतलब यहां लिया गया कुछ से। क्या लिया गया है? कुछ। कतिपय का मतलब होता है कुछ। तो जहां किसी व्यक्ति को इस अधिनियम की धारा 3, 5, 7 और 9 के अधीन किसी अपराध को करने या दुष्प्रेरण करने या करने का प्रयत्न करने के लिए अभियोजित किया गया है, यानी कि उसको अपराधी माना गया है, वहां विशेष न्यायालय तब तक उस उपधारणा करेगा कि ऐसे व्यक्ति ने यथा स्थिति वह अपराध किया है, दुष्प्रेरण किया है या उसको करने का प्रयत्न किया है, जब तक कि इसके विरुद्ध साबित नहीं कर दिया जाता। किस किस विद्यार्थी के डायरेक्ट ये जो आपने इस प्रकार का जो फैक्ट लिखा हुआ है इससे समझ में आ गया? मुझे नहीं लगता विद्यार्थियों एक बार पढ़ने में ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि हमारा तो क्या दिन रात इस कानून से पाला पड़ता रहता है, इसलिए हमारे तो ये सारी चीजें समझ में आ जाती है। लेकिन अगर आप इसको वन लाइनर फैक्ट में सीखना चाहें तो पहले तो ऐसे सीख सकते हैं कि धारा 29 में किसका उल्लेख है। तो आपको बताना कतिपय अपराधों के बारे में उपधारणा। कतिपय ना मिले तो कुछ मिल सकता है। लेकिन सर ये तो रटने वाली बात होगी, हम इसको कैसे समझे? मैं बताता हूँ इसका मतलब क्या है। जैसे ये व्यक्ति है, इस व्यक्ति के ऊपर आरोप लगाया गया कि इस व्यक्ति ने धारा 3 का, धारा 5 का, धारा 7 का या धारा 9 का या कोई अन्य अपराध जिसको इस कानून में इस पॉक्सो एक्ट में अपराध माना गया है, ऐसा कोई अपराध किया है या दुष्प्रेरणा की है या अपराध करने का प्रयास किया है, ऐसा कोई आरोप लग जाता है इस व्यक्ति, मतलब आरोपित है ये, इसके ऊपर क्या लग गया विद्यार्थियों? आरोप लग गया। तो ये जो आरोपित व्यक्ति है, आरोप लगने के बाद में प्रथम दृष्टया जो ये कोर्ट है ये मानेगा इस व्यक्ति ने ऐसा कार्य किया है, ऐसा अपराध किया है, जब तक ये व्यक्ति प्रूफ ना कर दे। क्योंकि जिसके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है उसी को प्रूफ करना है कि मैंने ये अपराध नहीं किया। कई बार सामान्य मामलों में होता है जो शिकायत करता होता है उसको प्रूव करना होता है कि इस व्यक्ति ने मेरे साथ ऐसा अपराध किया। लेकिन यहाँ पर ऐसा देखा गया कि जिसके ऊपर आरोप लगाया गया है उसको ये प्रूव करना है कि ये अपराध मैंने नहीं किया। जैसे माना कि विद्यार्थी कोई 18 वर्ष से कम उम्र का बालक
मेरे ऊपर जैसे माना कोई आरोप लगा दे किसी भी प्रकार का, तो मुझे प्रूव करना है कि मैंने ये कार्य नहीं किया, मैंने ये अपराध नहीं किया। उस व्यक्ति को ये प्रूफ नहीं करना कि उसके साथ मैंने ऐसा किया कि नहीं किया, उसको नहीं करना। प्रूफ किसको करना है? जो अभियुक्त होता है, जो आरोपी होता है, उसको प्रूफ करना होता है। आगे है धारा 30, क्या कहती है कि आपराधिक मानसिक दशा की उपधारणा। इस धारा में विद्यार्थियों आपराधिक मानसिक दशा के अंतर्गत आशय हेतु किसी तथ्य या ज्ञान और किसी तथ्य के विश्वास किए जाने का कारण भी है। ये किस किस के समझ में आ गया? मुझे नहीं लगता समझ में आ गया होगा। आ गया? आ गया तो अच्छी बात है, कमेंट करके बताओ किस किस के आ गया। नहीं आया तो मैं कमेंट में ही आपको इसका जवाब दे दूंगा, इसका मतलब क्या होता है। जैसे आप लिख देना कि धारा 30 समझ में नहीं आई सर, इसका एक्सप्लेनेशन करके आप बता दीजिए, तो मैं आपको बिल्कुल 100% कमेंट करके जवाब दूंगा। देखिए, बात करें धारा 31 क्या कहती है, तो धारा 31 कहती है कि जो विशेष न्यायालय के समक्ष कार्यवाहियों को दंड प्रक्रिया संहिता 1973 का लागू होना। मतलब जो विशेष न्यायालय का गठन किया गया है, विशेष न्यायालय का जो गठन किया गया है, उसके समक्ष जो भी कार्रवाइयां होगी वो सीआरपीसी के तहत होगी। सीआरपीसी यानी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग इसका नाम होता है विद्यार्थी, प्रोसीजर कोड होता है, और हिंदी में इसको बोलते हैं दंड प्रक्रिया संहिता। ठीक है, इसके तहत होगा। विशेष न्यायालयों को सेशन न्यायालय के समझा जाएगा। विशेष न्यायालय के समक्ष अभियोजन का संचालन करने वाला व्यक्ति लोक अभियोजक समझा जाएगा। ये सारी बातें इसके अंतर्गत है। धारा 32 क्या कहती है कि विशेष लोक अभियोजक क्या होता है? विशेष लोक अभियोजक का प्रावधान किया गया है। देखो, सामान्यतः आपने कोर्ट की प्रक्रिया देखी होगी। जैसे कोई किसी व्यक्ति के ऊपर आरोप लग जाता है, तो एक तो आरोपी का वकील होता है, एक जो परिवादी होता है, जो शिकायत करता होता है, तो उसका सरकारी वकील होता है। तो उस सरकारी वकील को विद्यार्थियों लोक अभियोजक कहते हैं। क्या कहते हैं? लोक अभियोजक कहते हैं। और ऐसे अगर हम बात करें इसमें पॉक्सो के मामले में, तो पॉक्सो के मामले में जो सरकारी वकील है उसको क्या कहा गया है? विशेष लोक अभियोजक कहा गया है। अब देखते हैं यहाँ क्या लिखा हुआ है। राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा, मतलब एक गजट नोटिफिकेशन के द्वारा, केवल इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन मामलों का संचालन करने के लिए प्रत्येक विशेष न्यायालय के लिए एक विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति करेगी। तो विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति कौन करेगी? राज्य सरकार करेगी, गजट नोटिफिकेशन जारी करके करेगी। और जितने विशेष न्यायालय हैं, तो विशेष न्यायालयों में इनका नियुक्ति होती है विद्यार्थियों। अभियोजक को की पात्रता 7 वर्ष से अधिक वकालत की होनी चाहिए। मतलब अभियोजक किसको बनाया जाएगा? लोक अभियोजक। तो ऐसा एडवोकेट जिसको 7 वर्ष का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो बनाया जाएगा। इसके अलावा जो सीआरपीसी की धारा 2 क्लोज प है, उसके तहत एक लोक अभियोजक समझा जाएगा। उसको भी क्या समझा जाएगा? लोक अभियोजक। तो सामान्यतः जो मैंने बात है ना, सरकारी वकील, जिसको हम पीपी कहते हैं, क्या कहते हैं? पीपी, लोक अभियोजक कहते हैं। उसका उल्लेख सीआरपीसी की धारा 2 क्लोज प में मिलता है। तो इसी प्रकार इसको भी, जो विशेष लोक अभियोजक है, इसको भी इस धारा के तहत ही लोक अभियोजक समझा जाएगा। अब आता है अगला अध्याय है अध्याय नंबर 8। कौन सा? अध्याय नंबर 8 है, और इसमें लिखा हुआ विशेष न्यायालयों की प्रक्रिया, शक्तियां और साक्ष्य का अभिलेख के बारे में उल्लेख किया गया है। और इसमें जो धाराएं आएगी वो धारा 33 से लेकर 38 तक धाराएं आएगी। तो एक एक धारा को हम डिटेल से जान लेते हैं। देखिए, धारा 33, धारा 33 में लिखा हुआ है विशेष न्यायालयों की प्रक्रिया और शक्ति। मतलब इनको कौन कौन सी शक्तियां दी गई? कोई विशेष न्यायालय अभियुक्त को विचारण के लिए उसको सुपुर्द किए बिना किसी अपराध का संज्ञान, ऐसे अपराध का गठन करने वाले तथ्यों का परिवाद प्राप्त होने पर तथ्यों की पुलिस रिपोर्ट प्राप्त पर ले सकेगा। कब लिया जा सकेगा? जब पुलिस रिपोर्ट प्राप्त होगी तब। इसके अलावा बालक से पूछने वाले प्रश्नों को लोक अभियोजक सूची बनाकर न्यायालय को सूचित कर बालक के समक्ष रखेगा। ये सारी बातें आ जाती है। न्यायालय बालक को बार बार विराम अनुज्ञात कर सकेगा। न्यायालय बालक के माता पिता या अन्य की उपस्थिति में अनुज्ञात करेगा। विचारण के दौरान बालक से आक्रामक प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, इस बात का भी न्यायालय ध्यान रखेगा। बालक की पहचान प्रकट नहीं की जाएगी, इसमें उस बात का भी कोर्ट ध्यान रखेगा। इसके अलावा बालक के द्वारा अपराध किए जाने और विशेष न्यायालय के द्वारा आयु का अवधारणा करने का जो मामला आता है, उसका उल्लेख किसमें किया गया है? 34 में किया गया है। इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी बालक के द्वारा किया जाता है, जैसे ये जो अपराध कारित करने वाला है, ये कोई बालक है, ये कोई अपराध कर देता है, तो वहां ऐसे बालक पर किशोर न्याय बालकों की देखरेख संरक्षण अधिनियम 2000 के उपबंधों के अधीन कार्रवाई की जाएगी। देखो, अभी हम कौन सा एक्ट पढ़ रहे हैं विद्यार्थियों? 2012 का एक्ट पढ़ रहे हैं। तो 2012 के एक्ट में जो किशोर न्याय, जिसको हम जेजे एक्ट कहते हैं, जेजे एक्ट 2000 वाला ही के बारे में उल्लेख कर रखा था,
लेकिन अब जेजे एक्ट में भी अमेंडमेंट हो चुका है, संशोधन हो चुका है, नया जेजे एक्ट आ चुका है 2015 वाला। तो अब अभी वर्तमान में देखें तो अभी कौन सा जेजे एक्ट पढ़ते हैं हम? 2015 वाला पढ़ते हैं। कौन सा वाला पढ़ते हैं? 2015 वाला पढ़ते हैं। लेकिन जब ये पॉक्सो एक्ट बना था 2012 में, उस समय के संदर्भ में देखें तो 2000 ही सन आएगा, इसलिए यहाँ 2000 लिखा हुआ है। उबंधों के अधीन कार्रवाई की जाएगी। मतलब जैसे पॉक्सो एक्ट का जो अपराधी है वो अगर कोई बालक है, तो फिर ऐसी स्थिति में जो किशोर न्याय वाला जो कानून बना हुआ है उसके तहत जो पनिश का प्रावधान है, जो दंडित करने का प्रावधान है, जो प्रोसीडिंग का प्रावधान है, उसी के अनुसार किया जाता है। सामान्यतः जो दूसरे नागरिक, दूसरे व्यक्ति होते हैं, दूसरे अपराधी होते हैं, उनकी तरह व्यवहार नहीं किया जाता है। ध्यान रखना। आगे देखो, धारा 35 ये कहती है बालक के साक्ष्य को अभिलिखित और मामले का निपटारा करने के लिए जो अवधि है वो कितनी अवधि रखी गई, इसको देख लीजिए। बालक के साक्ष्य को विशेष न्यायालय के द्वारा अपराध का संज्ञान लिए जाने के 30 दिन के भीतर भीतर, यानी कि 1 माह के भीतर अभिलिखित किया जाएगा, और विलंब के लिए कारण हो तो न्यायालय को नोट करेगा कि भाई 1 महीने से अधिक समय क्यों लग रहा है। दूसरा क्या दे रखा है कि विशेष न्यायालय यथा संभवतः अपराध का संज्ञान लिए जाने की तारीख से 1 वर्ष के भीतर भीतर इस मामले का निस्तारण कर देगा। इसमें विद्यार्थियों अभी काफी कई बार दबाव भी बनाया जाता है, तो कुछ न्यायालयों ने 1 माह के भीतर भीतर तो इसमें निर्णय सुना दिया और उस व्यक्ति को फांसी तक की सजा दे दी। वो कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है, पुलिस एजेंसी के ऊपर डिपेंड काम करता है, उन्होंने कितने कम समय में सही तरीके से अनुसंधान करके पेश कर दिया गया है। अगला जो धारा है वो कौन सी? धारा 36। धारा 36 में क्या लिखा हुआ है? तो धारा 36 में लिखा हुआ है साक्ष्य देते समय बालक का अभियुक्त को न दिखाई देना। मतलब जब कोर्ट में देखो विद्यार्थियों, आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर ये जज साहिबा बैठी हुई हैं, और इधर जैसे कोई बालक है, इधर ये अपराधी है, इधर एडवोकेट है। इसमें क्या होता है, सामान्यतः इन दोनों के बीच में ऐसा सिस्टम लगा दिया जाता है या ऐसा कांच लगा दिया जाता है जिससे ये बालक एविडेंस दे रहा है तो जज उसको सुन रहा है, इधर ये अपराधी खड़ा है तो वो उसको सुन रहा है, लेकिन बीच में एक दूसरे को ये देख ना सके, ऐसा कोई मिरर लगा दिया जाता है, अपारदर्शी, एक दूसरे को ना देख सके। तो ऐसी व्यवस्था करना कोर्ट का काम होगा। या फिर कई बार जैसे हमने तो ये देखा है सामान्यतः कोर्ट में अगर मिरर वगैरह की कोई सुविधा नहीं होती है तो फिर उसमें क्या होता है, उसमें एक पर्दा लगा दिया जाता है। जैसे माना कि पूरा कमरा है तो इसके बीचों बीच एक पर्दे वाला सिस्टम होता है, पर्दा खींच देते हैं तो एक तरफ अभियुक्त हो जाता है, एक तरफ बालक, और उसके जो भी एडवोकेट वगैरह होते हैं वो सारे होते हैं, तो उसको देख नहीं पाते, बल्कि जज दोनों को देख रहा है। जज दोनों को देख रहा है। जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ तो मैं माना कि जज हूँ, एक तरफ अपराधी है, एक तरफ वो जो बालक वगैरह वो है, अब बीच में पर्दा लगा दे यहाँ से, तो मैं तो दोनों को देख रहा हूँ लेकिन दोनों एक दूसरे को नहीं देख पा रहे ना, इसलिए ये सुविधा करना, तो इसके बारे में उल्लेख करेगा धारा 36 में कर रहा हुआ है। इसी प्रकार धारा 37 क्या कहती है कि विचारण का है जो बंद कमरे में संचालन किया जाएगा। विचारण बंद कमरे में तथा बालक के माता पिता या अन्य व्यक्ति की उपस्थिति में किया जा सकता है। न्यायालय से भिन्न किसी स्थान पर भी विचारण किया जा सकता है, और अगर न्यायालय जहां पर है उससे अगर कोई दूसरी जगह पर सुनवाई की जा रही है, अगर ऐसा कोई प्रावधान का उल्लेख मिलता है तो सीआरपीसी की धारा 284 में प्रावधान किया गया है कि कुछ मामलों में दूसरी जगह पर भी सुनवाई की जा सकती है। तो ऐसी स्थिति में अगर सुनवाई करना आवश्यक है तो की जा सकती है। आगे क्या है, आगे देखिएगा, धारा 38 क्या कहती है? तो बालक का साक्ष्य अभिलिखित, यानी कि उसका जब साक्ष्य लेते समय, बयान लेते समय किसी दुभाषीय या विशेषज्ञ की सहायता लेना। दुभाषिया होता है ना विद्यार्थियों, तो उसकी मदद लेने की अगर आवश्यकता पड़े तो उसकी मदद भी ली जा सकती है। इसका उल्लेख किया हुआ धारा 38। अब 8 चैप्टर हो गए, और इस एक्ट का जो अंतिम चैप्टर है वो है 9, और उसमें लिखा हुआ प्रकीर्ण। प्रकीर्ण का तात्पर्य है कुछ महत्वपूर्ण और प्रावधान है उनके बारे में उल्लेख किया गया है। तो 39 से लेकर 46 के बीच में हम इसके बारे में पढ़ेंगे। देखो 39 में क्या लिखा हुआ है? विशेषज्ञ आदि की सहायता लेने के लिए बालक के लिए मार्ग निर्देश, यानी कि बालक चाहे तो जो स्पेशलिस्ट होते हैं उनकी मदद ले सकता है, उसके बारे में कुछ उल्लेख किया गया है। धारा 40 क्या कहती है कि विधिक काउंसिल की सहायता लेने का बालक का अधिकार। बालक चाहे तो खुद का वकील कर सकता है पैसे देकर, और चाहे तो विधिक सेवा प्राधिकरण होता है उससे निःशुल्क वकील की सहायता भी उपलब्ध करा सकते हैं विद्यार्थियों। और जो निःशुल्क वकील दिया जाता है, उपलब्ध कराया जाता है, उसका उल्लेख इसमें 301 सीआरपीसी में भी मिलता है। आगे देखो धारा 41 क्या कहती है कि कतिपय मामलों में धारा 3 से लेकर 13 तक के उपबंधों को लागू न होना। मतलब कुछ ऐसे मामले हैं जिसमें धारा 3 से लेकर 13 तक के जो मामले हैं पॉक्सो एक्ट के, वो सारे इसमें लागू नहीं होते। जैसे धारा 3 में प्रवेशन लैंगिक हमला है, और धारा 4 में प्रवेशन लैंगिक हमले के लिए दंड है, 5 में गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमले का प्रावधान है, 6 में उसके लिए दंड है,
7 में लैंगिक हमला है, 8 में लैंगिक हमले के लिए दंड है, 9 में क्या है विद्यार्थियों? तो 9 में है गुरुतर लैंगिक हमला और 10 में क्या है? गुरुतर लैंगिक हमले के लिए दंड। तो ये सारी धाराओं में जो प्रावधान किए गए हैं वो कुछ मामलों में लागू नहीं होते। जैसे अगर उसका कोई चिकित्सा परीक्षा की जा रही है तो ऐसे दौरान उसकी बॉडी को टच किया जा सकता है, और अगर कोई किसी पार्ट्स को प्रवेश कराने की आवश्यकता पड़े तो प्रवेश कराया जा सकता है। तो ऐसे में उसका अपराध नहीं है डॉक्टर। उपचार की दशा में लागू न होना जब तक कि उसके माता पिता संरक्षण की सहमति के लिए किए जा रहे हो, सहमति के किए जा रहे हो विद्यार्थियों, मतलब जो उपचार के दौरान तो ऐसे कार्य होते ही हैं, उसमें अपराध नहीं माना जाता। धारा 42 क्या कहती है? अनुकल्पित दंड। अनुकल्पित दंड का मतलब क्या समझे? देखिए विद्यार्थियों, जो पॉक्सो एक्ट में जिनको अपराध माना गया है उनको दूसरे एक्ट में भी, दूसरे कानूनों में भी उनको कई बार अपराध माना जाता है। तो जब एक ही बात को लेकर दो कानून सजा देने का प्रावधान है, दो कानूनों में सजा का प्रावधान है। माना कि जो कोई व्यक्ति बलात्कार करेगा उसके लिए आईपीसी दंड का प्रावधान करती है और पॉक्सो एक्ट भी दंड का प्रावधान करती है। माना कि आईपीसी में 10 वर्ष का कारावास की सजा का प्रावधान कर रखा है और पॉक्सो में 20 साल की सजा का प्रावधान कर रखा है, तो फिर ऐसी स्थिति में 20 साल वाला दंड दिया जाएगा। मतलब हम ये कह सकते हैं अनुकल्पित दंड का मतलब है जो अधिक दंड होता है वो दिया जाता है, अनुकल्पित दंड। एक मिनट, इसका मतलब ये नहीं है विद्यार्थियों, अनुकल्पित दंड का मतलब ये है कि जब दोनों में से जो दिया जाता है वो अंतर्विष्ट। इसको एक मिनट पढ़ ही लेते हैं। जहां किसी कार्य लोप में इस अधिनियम के अधीन और भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 166 क 354 एबीसीडी और 370 370 ए और 375 76 और 76 की ये सारी धाराएं 509 के अधीन दंडनीय कोई अपराध घटित होता है तो तत्समय पर्वत किसी विधि के अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी ऐसे अपराध का दोषी पाया गया अपराधी उस दंड का भागी होगा जो इस अधिनियम के अधीन या भारतीय दंड संहिता के अधीन मात्र से गुरुतर होगा। विद्यार्थी बात यही है, ठीक है? वो थोड़ा सा, तो जो दोनों में से जो जिसमें अधिक सजा का प्रावधान है वो सजा दी जाएगी। आगे देखो अगली धारा क्या कहती है? धारा 42 क्लोज ए, इस अधिनियम के किसी अन्य विधि के अल्पीकरण में न होना। यानी पॉक्सो एक्ट विशेष अधिनियम है जबकि आईपीसी एक साधारण है, अतः इस पॉक्सो प्रभावी होगा। अगर हम देखें दोनों में से कौन सा एक्ट प्रभावी होगा तो पॉक्सो होगा, ध्यान रखना। हालांकि इसका अपवाद मिलता है 375 क्लोज 2 धारा इसका अपवाद है। धारा 43 क्या कहती है? इस अधिनियम के बारे में लोक जागरूकता करना, मतलब लोगों को अवेयर करना। ये पॉक्सो एक्ट जो बना रखा है इसमें कौन कौन से प्रावधान है, अब लोगों को कैसे जागरूक किया जा सकता है? तो जागरूक करने का काम या तो राज्य सरकार करेगी या केंद्र सरकार करेगी, यानी कि दोनों सरकारों का, उभय सरकारों का विद्यार्थी ये कर्तव्य होगा कि वो इसका अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करे। प्रचार प्रसार कैसे करेगा? समय समय पे कैंप लगाए जाएंगे स्कूलों में, या जो भी कई संस्थाएं हैं उसमें जाकर कैंप लगाएंगे कई जैसे प्रचार प्रसार के जो भी माध्यम होते हैं, सोशल मीडिया हो गया या अन्य जो भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जो भी प्रचार के माध्यम होते हैं उन सभी का उपयोग करेंगे। आज केंद्र सरकार और राज्य सरकार का कर्तव्य हो गया। इसका उल्लेख किसमें किया गया? 43 में किया गया। धारा 44 क्या कहती है कि इस अधिनियम यानी पॉक्सो एक्ट के क्रियान्वयन की मॉनिटरिंग करना, मतलब पॉक्सो एक्ट किस प्रकार से लागू हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो इस पर मॉनिटरिंग करने का काम किसका है? तो राष्ट्रीय स्तर पर और राज्य स्तर के जो बाल अधिकार संरक्षण आयोग है उनका काम है विद्यार्थियों इनकी मॉनिटरिंग करना। ठीक है, आगे देखते हैं। धारा 45 क्या कहती है? नियम बनाने की शक्ति, मतलब इस एक्ट को लागू करने के लिए कुछ नियम बनाने की आवश्यकता है तो नियम भी बनाए जा सकते हैं, और जो नियम बनाएगी वो केंद्र सरकार बनाएगी, और जो भी नियम बनाएगी उनको संसद के समक्ष रखकर उनको पारित करवाना होगा विद्यार्थियों। संसद के दोनों सदनों से, राज्यसभा लोकसभा से पारित होने के बाद में वो रूल्स बन पाएंगे, ध्यान रखना। केंद्र सरकार 7 नियम भी बनाए इस प्रकार केंद्र सरकार ने, उन 7 नियमों के बारे में भी हम अलग से चर्चा करेंगे। देखिए धारा 46 क्या कहती है? धारा 46 ये कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति, क्या कहती है? कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति। प्रभावी करने में कोई कठिनाई आती है तो केंद्र सरकार राजपत्र में एक अधिसूचना जारी करके इसे दूर कर सकती। मतलब ये पॉक्सो एक्ट जो बनाया गया है, अगर इसको लागू करने में किसी प्रकार की कोई कठिनाई आती है तो केंद्र सरकार उस कठिनाई को क्या कर सकती? दूर। लेकिन प्रारंभ से 2 साल के भीतर भीतर ही इस अवधि में इस कठिनाई को दूर की जा सकती, बाद में नहीं। इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश किए जाने के पश्चात यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा। देखो इस धारा में इतना कोई कठिन शब्दावली वाली कोई बात नहीं है। इसमें देखो स्पष्ट लिखा हुआ धारा 46 ये कहती है कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति, मतलब केंद्र सरकार को ये पावर दिया गया है। अगर इसको लागू करने में किसी प्रकार की कोई कठिनाई आती है तो केंद्र सरकार एक गजट नोटिफिकेशन जारी करके
कठिनाई को दूर कर सकती है और जो जो उसमें संशोधन करने की आवश्यकता है तो फिर केंद्र सरकार उस सभी अमेंडमेंट के साथ वापस उन सभी प्रस्तावों को संसद के समक्ष रखेगी और संसद उनको या तो पारित कर देगा या कुछ न कुछ जो भी होता है, लेकिन संसद के दोनों सदनों के समक्ष उनको रखना होता है। तो इस प्रकार ये धारा 46 हो जाती है विद्यार्थियों, कंप्लीट हो जाता है ये जो अधिनियम था पॉक्सो एक्ट। लेकिन इसके बाद में हम चर्चा करेंगे, कुछ नियम्स बच जाते हैं विद्यार्थियों, 7 नियम है, क्योंकि मैंने आपसे पहले चर्चा कर ली थी कि 9 अध्याय 46 धाराएं और 7 नियम के बारे में चर्चा करेंगे। तो धारा 45 में नियम बनाने का प्रावधान भी किया गया, अभी मैंने बताया आपको, तो 7 नियम बना रखे हैं। तो इन 7 नियमों को भी लगे हाथ पढ़ ही लेते हैं। देखिए, नियमों से भी पर्सन बन सकता है, ध्यान रखना, आप ये ना सोचे कि नियमों से पर्सन नहीं बनता। और इस नियमों का नाम क्या है? लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण नियम 2012 जाए, ठीक है, एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस रूल्स 2012। 14 नवंबर 2012 को केंद्रीय सरकार ने अधिसूचना जारी की कि लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 45 क्लोज 2 क्लोज क घ के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नियम बनाती है। तो ये नियम बनाए 7। नियम नंबर 1 कहता है कि इसमें लिखा हुआ है संक्षिप्त नाम और प्रारंभ। इस नियमों का संक्षिप्त नाम लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण नियम 2012 होगा। ये नियम राजपत्र में प्रकाशन तारीख के बाद ही लागू होंगे। नियम नंबर 2 में लिखी हुई परिभाषा है, जैसे अधिनियम की डेफिनेशन, जिला बाल संरक्षण एकक की डेफिनेशन दी हुई है, विशेषज्ञ क्या होता है, विशेष शिक्षक की डेफिनेशन, बालक के साथ संपर्क करने की रीति से सुपरिचित व्यक्ति के बारे में, सहायक व्यक्ति कौन होता है, उन अन्य शब्दों पदों जो इन नियमों में प्रयुक्त है और परिभाषित नहीं है किंतु अधिनियम परिभाषित है, वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में क्रमशः उनके अर्थ है। मतलब इस परिभाषा में अगर किसी शब्द का परिभाषित नहीं किया गया है तो इस एक्ट में या अन्य एक्ट में जो उनकी परिभाषा मिलती है वही परिभाषा यह समझी जाएगी। नियम नंबर 3 कहता है दुभाषिया, अनुवादक और विशेष शिक्षक के बारे में उल्लेख करता है। 4 कहता है देखरेख और संरक्षण। 5 कहता है आपात चिकित्सा देखरेख के बारे में उल्लेख करता है। 6 नियम में लिखा हुआ अधिनियम के कार्यान्वयन की मॉनिटरिंग कौन करेगा, जैसे राष्ट्रीय बालक या बाल अधिकार संरक्षण आयोग करेगा या राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग करेंगे। और साथ में लिखा हुआ प्रतिकर। ठीक है विद्यार्थियों, अब इसके बाद में जो बचता है वो मैंने आपसे पहले कहा था कि हम इसको बड़ा डिटेल से पढ़ेंगे, उसके बाद में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के ऊपर चर्चा करेंगे। अब बारी है विद्यार्थियों आपकी, मैं बिल्कुल एक भी पर्सन का जवाब नहीं दूंगा, हाँ लास्ट में जाके जरूर मैं आपको जवाब बता दूंगा कि किसका क्या आंसर होने वाला है, लेकिन आपके सामने कुछ पर्सन में रख रहा हूं, आपको केवल मैं स्लाइड पे दिखाऊंगा, मैं जवाब नहीं देने वाला हूं, जवाब आप ही देंगे। देखता हूं कितने विद्यार्थी करेक्ट आंसर देते हैं। अगर किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत आती किसी भी आंसर में तो मैं सबका आंसर करके आपको बता दूंगा, लेकिन उससे पहले आप एक बार बताएंगे खुद कि सर मेरा इस नंबर का जो सवाल है उसका आंसर ये है। तो अब आपके सामने मैं कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न प्रस्तुत कर रहा हूं और आज का जो पहला प्रश्न है वो ये है कि पॉक्सो एक्ट 2012 को राष्ट्रपति के द्वारा कब स्वीकृति दी गई। और 4 विकल्प आपके सामने हैं, 14 नवंबर 2012 को, 9 नवंबर 2012 को, 19 जून 2012 को और 20 जून 2012 को। तो इसका राइट आंसर क्या होगा विद्यार्थियों के पॉक्सो एक्ट को राष्ट्रपति ने कब स्वीकृति दी। विद्यार्थियों मेरा मन कर रहा है कि इसका उत्तर तो मैं ही दे देता, दे दूं, एक का दे देता हूं, चलो कोई बात नहीं। इसका आंसर जाएगा विद्यार्थियों 19 जून। कौन सा जाएगा? 19 जून को राष्ट्रपति ने स्वीकृति दी थी। इसके अलावा हम बात करें 9 नवंबर को, तो 9 नवंबर को क्या हुआ था? तो 9 नवंबर को तो महिला और बाल विकास मंत्रालय है उसके द्वारा एक गजट नोटिफिकेशन जारी किया गया था, पहले पेज में पढ़ाया मैंने आपको। और 14 नवंबर को यह लागू हुआ था। लागू कब हुआ? इस समय जो अधिसूचना जारी की गई थी वो कब जारी की गई थी? 9 नवंबर को। और 20 जून को तो ये प्रकाशित हुआ। क्या हुआ था? प्रकाशित हुआ था। तो इन सब बिंदुओं के ऊपर हम चर्चा कर चुके हैं। एक भी पर्सन विद्यार्थियों जो मैंने पढ़ाया उससे बाहर नहीं जाने वाला। अब आपकी बारी है, अब आप जवाब देना। देखो पॉक्सो एक्ट कब लागू हुआ? वो विद्यार्थी 19 जून 2012, 20 जून 2012, 9 नवंबर 2012 या 14 नवंबर 2012। कमेंट करके आप बताना। आगे देखिएगा, पॉक्सो एक्ट किसको सुरक्षा प्रदान करता है? 18 वर्ष से कम उम्र के बालक बालिकाओं को, 18 वर्ष से अधिक उम्र के युवा युवतियों को, केवल 18 वर्ष से कम उम्र की बालिकाओं को, केवल 18 वर्ष से कम उम्र के बालकों को। यानी कि ये फीमेल और ये मेल किसको प्रोडक्ट मतलब सुरक्षा प्रदान करता है? तो कमेंट करके बताना, आप आंसर आप ही दोगे, ज्यादा नहीं है, 14-15 क्वेश्चन ही है। पॉक्सो एक्ट की स्वीकृति देने वाले राष्ट्रपति का नाम क्या था? 4 विकल्प है, प्रणब मुखर्जी, एपीजे अब्दुल कलाम, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल और रामनाथ कोविंद। आप जब भी उत्तर दो ना तो पर्सन संख्या जरूर लिखना, ठीक है।
और मैं जब लास्ट में उत्तर बताऊंगा तो आपको प्रश्न संख्या सही थी उत्तर बताऊंगा। पॉक्सो एक्ट को लागू करने से संबंधित केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा अधिसूचना कब जारी की गई? 19 जून 2012 को, 20 जून 2012 को, 9 नवंबर 2012 को और 14 नवंबर 2012 को। आगे देखिए, छठा नंबर का जो सवाल है, पॉक्सो एक्ट को लागू करने से संबंधित केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा अधिसूचना जारी की गई उस समय मंत्री कौन थी? विद्यार्थियों, केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी, सोनिया गांधी, कृष्णा तीरथ, सुमन शर्मा। बताइए। आगे है, पॉक्सो एक्ट को पूरा नाम क्या है? लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट, दोनों? दोनों नहीं, तो इसका राइट आंसर जाएगा दोनों। क्या चला जाएगा? दोनों चला जाएगा। आगे देखते हैं, पॉक्सो एक्ट के बारे में कौन सा कथन गलत है? चार विकल्प आपके सामने दिए गए हैं। इसमें कुल 9 अध्याय हैं, इसमें कुल धाराएं 46 है, इसमें धारा 45 के तहत केंद्र सरकार ने 9 नियम बनाए हैं, और डी विकल्प है धारा 46 में कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति का प्रावधान है। तो विद्यार्थियों, इसमें 9 नियम नहीं बनाए हैं। कितने बनाए हैं? 7 नियम बनाए हैं, ध्यान रखना। तो ये चल जाएगा, इसका राइट आंसर क्या जाएगा? सी जाएगा। क्या जाएगा? सी जाएगा। आगे देखते हैं 9 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से पॉक्सो एक्ट में कौन सा असुमेलित है? मतलब सुमेलित नहीं, असुमेलित है। धारा 1 में संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारंभ, धारा 3 में प्रवेशन लैंगिक हमला, धारा 5 में गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला, और धारा 7 में गुरुतर लैंगिक हमले का प्रावधान। बताओ कौन सा असुमेलित है इसमें? इस कमेंट करके बताना, आंसर आप ही देने वाले हो। धारा सॉरी प्रश्न नंबर 10 क्या कहता है? पॉक्सो एक्ट के बारे में कौन सा कथन असुमेलित है? थोड़ा प्रश्न को ध्यान से पढ़ना। असुमेलित, धारा 11 में लैंगिक उत्पीड़न, धारा 13 में अश्लील प्रयोजन के लिए बालक का उपयोग करना, धारा 15 बालक को सम्मिलित करने वाली अश्लील सामग्री के भंडारण के लिए दंड, और धारा 28 विशेष लोक अभियोजक। तो बताओ इसमें से राइट आंसर क्या जाएगा? कमेंट करके बता दीजिए। आगे देखिए, पॉक्सो एक्ट के बारे में कौन सा कथन असुमेलित है? विद्यार्थियों, असुमेलित या सुमेलित आ रहा है? किसी धारा 16 में किसी अपराध का दुष्प्रेरण, धारा 18 में किसी अपराध को करने के प्रयत्न के लिए दंड, धारा 19 में अपराधों की रिपोर्ट करना, और धारा 22 में मीडिया के लिए प्रक्रिया। बताइए। इसी प्रकार जो प्रश्न नंबर 12 है, मजिस्ट्रेट के द्वारा बालक के कथन को अभिलेख पॉक्सो एक्ट की कौन सी धारा के तहत किया जाता है? धारा 24, धारा 25, धारा 26 और धारा 27। ठीक है, आगे देखिए, 13 नंबर का प्रश्न है, पॉक्सो एक्ट के बारे में लोगों को जागरूक करना कौन सी धारा में उल्लेखित है? मतलब लोगों को जागरूक करना, धारा 44, 43, 42 क्लोज ए, 42। बताओ कौन सा है? आज का अंतिम प्रश्न है, पॉक्सो एक्ट के बारे में कौन सा कथन असुमेलित है? धारा 41 में कतिपय मामलों में धारा 3 से लेकर 13 तक उपबंधों का लागू न होना, 40 में विधिक काउंसिल की सहायता लेने का बालक का अधिकार, और विशेषज्ञ आदि की सहायता लेने के लिए बालक के लिए मार्गदर्शन 39, और 38 में साक्ष्य देते समय बालक का अभियुक्त को न दिखाई देना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कमेंट करके बताना। विद्यार्थियों, एक पर्सन बाहर नहीं जा सकता जो पढ़ाया उससे। और आज का जो मोटिवेशनल कोड है वो ये है, मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। तो तू विद्यार्थियों, मतलब आप सभी विद्यार्थी इन प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश करो, इस पूरे चैप्टर को पढ़ो। आपका एक भी सवाल गलत नहीं हो सकता। मैंने पूरा पैटर्न के साथ पूरा जितना समय दे सकता था विद्यार्थियों उतना समय देने की कोशिश करिए, और इस प्रकार ये पॉक्सो एक्ट की सारी क्लासें कंप्लीट हो जाती है। और फिर कभी जब टेस्ट पेपर की बात करेंगे हम इसके बारे में, उस समय और चर्चा कर लेंगे। उम्मीद कर रहा हूं विद्यार्थियों पॉक्सो एक्ट आपके पूरा समझ में आ गया होगा। किन किन विद्यार्थियों के पूरे समझ में आ गया आप कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू मित्रों।